नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और हम आज के इस वीडियो लेक्चर में अध्ययन करेंगे कक्षा 10 की NCERT मैथ की प्रश्नावली 3.4 का। देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। पूछ रहा है कि आपको बताना है दोनों विधियों से हल करके कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न लेते हैं। तो इस तरह से हमें दो समीकरण दिए गए हैं, x + y = 5, 2x - 3y = 4। अब सबसे पहले हम लगाते हैं विलोपन विधि। तो विलोपन विधि यानी विलोपन का क्या तात्पर्य होता है, पहले इस बात को समझते हैं। विलोप का तात्पर्य होता है गायब कर देना। जैसे यहाँ पे दो राशियाँ हैं, एक तो x है और एक y है। तो कुछ ऐसा जुगाड़ कीजिए, कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि या तो x गायब हो जाए या फिर y गायब हो जाए। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे भी 3y है और यहाँ पे 3 नहीं है। अगर हम इस पूरे समीकरण में 3 से गुणा कर दें तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि समीकरण, ध्यान से समझिएगा, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, अब गुणा करेंगे तो ये क्या होगा, 3x हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा और इधर 5 में 3 से गुणा होगा तो 5 यानी 15 हो जाएगा और ये हमारा समीकरण बन जाएगा 3। अब हमें इस पहले समीकरण से कोई मतलब नहीं है। अब हमारा एक नया समीकरण बन गया है, समीकरण नंबर 3। अब आप क्या कीजिए कि समीकरण 2 से, चूँकि ये वाला ज़्यादा है, तो समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटा दीजिए। तो आप लिखिए यहाँ पे कि समीकरण 3 से घटाइए मत, क्योंकि एक माइनस में है दूसरा प्लस में है, जोड़ दीजिए। तो समीकरण 3 से समीकरण 2 को जोड़ने पर, अब देखिए समीकरण 3 क्या है, समीकरण ये है, तो ये हो जाएगा 3x + 3y = 15 और दूसरा समीकरण क्या है, ये है 2x - 3y = 4। अब नीचे चूंकि जोड़ना है तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। जब जोड़ते हैं तो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यानी चिन्ह में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। ना तो प्लस को माइनस करना है, ना ही माइनस को प्लस करना है। सिंपली जैसे लिखा है वैसे ही लिखा रहने देना है। तो अब देखिए, ये 3x प्लस में है और ये 2x भी प्लस में है। तो 3x और 2x, यहाँ पे समझिए 3x + 2x इस तरह से होता है, तो हम जोड़ करके उसको लिख देते हैं 5x। बस ये दोनों अगल बगल ना हो के ऊपर नीचे हैं, तो ये जुड़ गया, ये तो हो जाएगा 5x। अब देखिए, एक 3y प्लस में एक 3y माइनस में, तो ये दोनों जाएंगे कट और इधर हमें मिलेगा 15, 4 जुड़ेगा, ये हो जाएगा 19। और फिर x बराबर जब हम करेंगे तो ये है 19 और 5 वहाँ पे गुणा में था, तो इधर आएगा भाग में, हो जाएगा 19/5। हमें x का मान मिल गया। अब इस x के मान को आप उठा करके चाहें तो समीकरण 3 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में रख दीजिए। तो सबसे आसान समीकरण 1 है, छोटा है, तो समीकरण 1 में हम x का मान रख देते हैं। तो लिखेंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारा x + y = 5 और x का जो हमने मान निकाला है वो है 19/5, अर्थात x के स्थान पे हम 19/5 लिख सकते हैं। तो जहाँ पे x है हम वहाँ पे लिख देंगे 19/5 + y = 5। अब y बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और वो उधर आएगा, तो प्लस में था तो ये इधर हो जाएगा माइनस में, 19/5। अब लासा लेंगे तो इसका लासा आएगा 5 यानी इसका तो 1 है, 1 से 5 में भाग दिया तो 5 बार गया और 5 से 5 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और ये माइनस का 19, क्योंकि 5 से 5 में भाग देंगे तो 1 आएगा और 1 से जब 19 में गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा। तो ये है y बराबर। अब देखिए यहाँ पे y 25 यानी 25 में से 19 जाएगा तो आएगा 6 और ये हो जाएगा 5, यानी x और y का मान हमने इस तरह से ज्ञात कर लिया कि y का मान है 6/5 और x का मान है 19/5। ये तो थी विलोपन विधि।
अब अपना प्रतिस्थापन विधि भी देख लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि भी लगा लेते हैं क्योंकि दोनों विधि लगानी है। तो अब हम प्रतिस्थापन विधि लगा रहे हैं, तो फिर से प्रतिस्थापन विधि लगा रहे हैं, तो फिर से दोनों समीकरण लिखेंगे। अब समीकरण 1 को लेंगे, ये वही 3.3 वाला है प्रतिस्थापन विधि। समीकरण 1 से क्या करते हैं कि एक है x प्लस वाई बराबर 5, तो किसी एक का मान निकाल लीजिए, चाहे x का निकाल लीजिए चाहे y का निकाल लीजिए। तो चलिए y को उधर भेज देते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस वाई, यानी ये x का मान निकल गया और हम इसे बना देंगे समीकरण नंबर 3, ताकि जब हम y का मान निकालें तो हम आसानी से यहाँ पे उस मान को रख सकें। अब x के इस मान को हम उठा करके समीकरण 2 में रख देते हैं, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है हमारा 2x, तो भाई 2 लिखेंगे और x के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं 5 माइनस वाई, तो 5 माइनस वाई और माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब देख आगे 2 माइनस 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तब देखिए गुणा करेंगे, 2 पंचे 10 और माइनस, ये हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा 4। 10 को इधर भेजिए और ये 3 2 5, ये माइनस 5y और 4 माइनस 10। अब देखिए माइनस 5y इज इक्वल टू 4 में से 10 जाएगा तो जाहिर सी बात है कि माइनस का 6 आएगा, ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, y को फ्री करेंगे तो ये आएगा 6/5। अब y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, जो हमने अभी बनाया था। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है हमारा x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, तो x बराबर 5 और माइनस y का मान 6/5। तो ये हो जाएगा x इक्वल, ये पूरे का लासा 5 से 5 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 25 माइनस 6 और 25 में से 6 जाएगा तो ये हो जाएगा 19/5। तो आप देख सकते हैं कि दोनों विधियों से, विलोपन से भी और प्रतिस्थापन से भी, दोनों से हमें मान प्राप्त हो जा रहे हैं। तो उसने पूछा ना कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, तो हम कहेंगे कि दोनों विधि, आप लिख लीजिएगा, दोनों विधि उपयुक्त है। अतः यहाँ करके, अतः दोनों विधि उपयुक्त हैं। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न, तो दूसरा प्रश्न है कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये पहला समीकरण है, और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम लगाएंगे अपनी विलोपन विधि। ठीक है, बहुत आसान है। अब देखिए, विलोप करना है, एक चीज़ को गायब करना है। तो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे x को गायब करने में तो बड़ा प्रोसेस है, क्योंकि एक बार यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो एक बार यहाँ पे 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 3 दूनी 6 और ये 3 दूनी 6, 6x हो जाएगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे 2 से गुणा कर दे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 4y, यहाँ पे भी 4y, तो 4 से 4 कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण, देखिए विलोपन विधि लिखने के बाद इस समीकरण को एक बार फिर से लिख लिया करिए। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4y इज इक्वल टू 2 दूनी 4। अब 2 से इसमें भी और इसमें भी, यानी सब में 2 से गुणा होगा, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। तो अब इस 2 वाले से हमें कोई मतलब नहीं, अब हमें 3 और 1 को देखना है। तो हम क्या करते हैं कि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ऐसा करते हैं कि समीकरण 1 से समीकरण 3 को जोड़ देते हैं, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो अपने आप कट जाएंगे, और अगर घटाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, तो भाई जोड़ते हैं, तो समीकरण 1 है हमारा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और समीकरण 3 है हमारा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। तो 3x प्लस 4x, 4 3 7x हो जाएगा। उसके बाद एक प्लस में एक माइनस में, जाहिर सी बात है कि माइनस 4y और प्लस 4y ये दोनों कट जाएंगे,
तो यहाँ पे भी ये कट जाएगा और इक्वल करके हमें मिलेगा 14। यहाँ पे यक्स को फ्री करते हैं तो ये हो जाएगा 14 और 7 यहाँ पे भाग गुणा में था तो इधर आएगा भाग होगा। ये 7 दूके 14 यानी यक्स का मान हमें मिल गया 2। अब इस यक्स के मान को हम उठा करके चाहे तो समीकरण 3 में, चाहे तो समीकरण 2 में, या फिर चाहे तो समीकरण 1 में रख सकते हैं। देखिए कौन सा समीकरण आसान है, चाहे जिस समीकरण में रखेंगे y का मान उतना ही आएगा। तो ये 2 नंबर वाला समीकरण मुझे आसान दिख रहा है, तो समीकरण 2 में यक्स का मान रख देते हैं। तो समीकरण 2 में यक्स का मान रखने पर तो समीकरण 2 है हमारा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। यक्स का मान कितना 2, तो यक्स के स्थान पे हम कितना लिख सकते हैं 2, और 2 इंटू 2 हो जाएगा, यक्स का मान 2 है तो लिख दिया, और माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो 2 दूनी 4, ये माइनस का 2y है और ये 2 है, और यहाँ पे जो 4 आएगा चूँकि प्लस का 4 आएगा और उसे हम इधर भेज देंगे तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। आसान बात है, मैंने कुछ नहीं किया। अब देखिए ये माइनस का 2y इज इक्वल टू 2 में से 4 जाएगा तो जाहिर सी बात है माइनस का 2 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, y को फ्री करेंगे तो 2/2 हो जाएगा और कट जाएगा तो 1 आएगा, यानी y बराबर हमें मिल जाएगा 1। तो यक्स का मान हमें 2 मिला है और y का मान 1 मिला है विलोपन विधि से। अब प्रतिस्थापन विधि भी देख लेते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि, अब कोई भी एक समीकरण लीजिए और या तो यक्स का या तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो कोई भी एक समीकरण ले सकते हैं। चलिए पहला समीकरण ही ले लेते हैं ताकि बाद में इस वाले में रख सके अपना मान। चलिए दूसरा ले लेते हैं, हर बार पहला ले रहे हैं। तो समीकरण 2 से, तो 2 लिया, ये हो गया 2x, ये हो गया 2y इज इक्वल टू 2। ये माइनस में है तो माइनस वाले को ही उधर भेज देते हैं ताकि प्लस में मान प्राप्त हो। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 2y। चूँकि यक्स का मान चाहिए तो यक्स को फ्री करना पड़ेगा, तो 2 प्लस 2y अपान 2, और ये हमें यक्स का मान मिल गया। और इसे हम बना देंगे समीकरण नंबर 3, तब कि हम जब y का मान ज्ञात करें तो बहुत आसानी से यहाँ पे यक्स का मान निकाल सकें। तो अब यक्स का मान उठा करके यक्स का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर आप चाहे जिस समीकरण में रखें उतना ही आएगा। तो समीकरण 1 है हमारा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। यक्स का मान हमने निकाला है तो ये लिखेंगे 3, ये 2 प्लस 2y अपान 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब ये 3 से गुणा होगा तो ये 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6y पूरे का लासा 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब पूरे का लासा लेते हैं 2, तो ये 2 से 2 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा और 1 से जब इसमें गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 6y। अब उसके बाद प्लस, चूँकि इसका हर तो 1 है और 1 से जब 2 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, और जब 2 से 4 में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8y आएगा और ये हो जाएगा 10। अब देखिए इस 2 से इस 10 में गुणा होगा, क्योंकि भाई ये हर है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, भाग में है इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 8 6 14y और ये हो जाएगा 10 दूनी 20, इस 2 से गुणा हो गया। अब 6 को भी उधर भेजो तो ये हो गया 14y इज इक्वल टू 20 माइनस 6। अब ये हो गया 14y और यह 20 में से 6 गया, भाई जाहिर सी बात है 20 में से 6 जाएगा तो 14 प्राप्त होगा। y को फ्री करेंगे तो ये हो जाएगा 14 अपान 14 और कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। इस तरह से हमें y का मान 1 मिल गया, और y का मान उठा करके हम समीकरण 3 में रख देते हैं। तो चलिए, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए ऐसा नहीं है कि आप समीकरण 3 में रखेंगे तभी वही मान आएगा, नहीं, आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। ये 3 मैं इसलिए बना देता हूँ ताकि हमें थोड़ी सी आसानी हो जाए, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे सब कुछ पक्षांतर है, यक्स इधर है और y का मान जैसे रखेंगे सिर्फ यक्स का ही मान आएगा। उधर जाएंगे तो फिर से काट पीट करना पड़ेगा, कुछ को दाएं भेजना पड़ेगा, कुछ को बाएं भेजना पड़ेगा। तो आप चाहे जैसे हल करेंगे, आप जब हल करेंगे तो आप खुद पाएंगे कि हाँ आंसर वही आ रहा है। तो y का मान रखते हैं, या ये हो गया 2 प्लस 2, y का मान कितना 1 अपान कितना 2, यक्स इज इक्वल टू 2, और ये प्लस 2 एकन्नम 2 अपान का 2, तो ये हो जाएगा यक्स इज इक्वल टू 4 अपान 2, कट जाएगा, यक्स का मान आ जाएगा 2।
इस तरह से हम लिख सकते हैं x बराबर 2। तो आप देख सकते हैं कि विलोपन विधि का प्रयोग किया तो भी x और y का मान वही आया, और प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग किया तब भी वही आया। तो आप लिखेंगे अतः दोनों विधियां उपयुक्त हैं, उत्तम हैं, जो आप लिखना चाहें। तीसरे प्रश्न पर, तीसरा प्रश्न है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। तो इसे थोड़ा सा पहले जैसे बनाया जाता है उस रूप में बनाते हैं। 4 को उधर भेजते हैं तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू, ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, और हमारा ये समीकरण नंबर 1 ही है, हमने कुछ उसमें किया नहीं है, आसान बात है। अब देखिए इसको भी थोड़ा सा बदल के लिखते हैं। भाई ये हो जाएगा 9x और y को हम इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 2y, और इस 7 को वहीं पे रहने देते हैं जहाँ पे है। तो भाई उधर है पहले से तो प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। वो हमें भ्रमित करने के लिए कितने भी तरह के प्रश्न बनाएं, हम जिस तरह से जिस रूप में हल करते हैं उस रूप में हम बना लेंगे। अब हम सबसे पहले लगाएंगे अपनी विलोपन विधि। ध्यान से समझिएगा, विलोपन का मतलब होता है विलोप कर देना, गायब कर देना। तो अब देखिए यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 5y है, यहाँ पे 2y है। तो ये 5 दूनी 10 और ये 5 दूनी 10, इसमें दोनों में बार बार गुणा करना पड़ेगा। ये तो गड़बड़ है भाई, ये नहीं हटाना। यक्स वाला देखते हैं, यहाँ पे 9 है और अगर 3 से यहाँ पे गुणा कर दे तो 3 त्रिक का 9 यहाँ पे भी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, अब देखिए 3 से गुणा करेंगे तो ये 3 से यानी इसमें भी और इसमें भी, तो ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9x माइनस 3 पचे 15y इज इक्वल टू 3 चौक 12, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। तो अब 1 को भूल जाइए, अब 2 और 3 से मतलब है। तो एक प्लस में है और ये भी प्लस में है तो जाहिर सी बात है कि घटाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 2 हुआ, 3 को घटाने पर, ऐसे नहीं कि समीकरण 2 से 3 को घटाने पर। ठीक है, ये 2 है, ये माइनस में है। चलिए 3 से 2 को घटा दीजिए क्योंकि ये वाला 12 बड़ा है, 7 छोटा है, तो 3 से 2 को घटाने पर। तो सबसे पहले समीकरण 3 लिखेंगे, तो समीकरण 3 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। फिर हम लिखेंगे समीकरण 2, तो समीकरण 2 है हमारा 9x माइनस का 2y इज इक्वल टू 7। अब ध्यान दीजिएगा, घटा रहे हैं तो घटाने का मतलब होता है जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस कर दीजिए और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस कर दीजिए। तो ये देखिए 9x प्लस में है कि माइनस में है, तो प्लस में है तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। ये 2y प्लस में है कि माइनस में है, माइनस में है तो हम इसको कर देंगे प्लस। 7 प्लस में है कि माइनस में है, प्लस में है तो हम इसको कर देंगे माइनस। अब इस बीच वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, हमें इस नीचे वाले चिन्ह से मतलब है। तो एक 9x प्लस में एक 9x माइनस में, ये तो कट गया। अब एक 15y है, 15y है ना, और यहाँ पे है 2y। देखिए ये 2y अब माइनस में नहीं है, ये प्लस में हो गया। मैंने कहा नीचे वाले चिन्ह से मतलब है। तो 15 माइनस में और 2 प्लस में, तो 15 में से 2 जाएगा तो हमें मिलेगा 13y लेकिन माइनस में। और इधर ये 12 है, 12 में से 7 जाएगा तो हमें मिलेगा 5, लेकिन ये वाला प्लस में होगा। ठीक है, अब y बराबर अगर हम इस फ्री करें, चलिए माइनस को अभी यहाँ पर रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 और इधर आएगा तो ये हो जाएगा 13, और y माइनस को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा -5/13। ये हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। अब y का मान उठा करके चाहे तो समीकरण 3 में, चाहे तो समीकरण 2 में, या फिर समीकरण 1 में रख सकते हैं। मुझे समीकरण 1 छोटा दिख रहा है तो मैं समीकरण 1 में ही y का मान रख दे रहा हूँ। तो ये है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। y के स्थान पर हम लिख सकते हैं 5/13 माइनस में, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5, और y के स्थान पे -5/13 इज इक्वल टू 4। ये देखिए ये है 3x माइनस,
देखिए माइनस का माइनस में गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 25 और इज इक्वल टू 4। अब ये है 3x और ये है 4, इस 25 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 25/13। अब देखिए इसका पूरे का लासा लेते हैं तो ये आएगा 13, और 13 से 4 में भाग होता है 13 चौका 52। अब बार बार नहीं एक्सप्लेन करूँगा, कैसे कर रहा हूँ जानते हैं आप। और ये हो जाएगा माइनस का 25 और इधर है 3x। आसान बात है। अब देखिए 52 में से 25 जाएगा तो 12 में से 5 गया तो 7, और ये 4 में से 2 गया तो 2, 27/13, और इधर हमारा 3x पहले से था। अब x को फ्री करते हैं तो x को फ्री करेंगे तो 27 और ये 13, चूँकि ये गुणा में था तो नीचे आएगा यानी भाग में, और ये हो जाएगा, ये देखिए 9 त्रिक 27 होता है तो ये आ जाएगा x बराबर 9/13। तो इस तरह से हमने x का मान निकाला। अब हम लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। अब फिर से हम पहला समीकरण जो हमने बनाया था, रूप परिवर्तन किया था, वो वाला लिख रहे हैं। 3x - 5y इज इक्वल टू 4, और ये हमने दूसरा लिखा था 9x - 2y इज इक्वल टू 7। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 है। अब देखिए ध्यान से, अब कोई भी एक समीकरण लेके x या y का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए समीकरण 2 ही ले लेते हैं। हम लिखेंगे समीकरण 2 से, तो ये हो गया 9x - 2y इज इक्वल टू 7। 2y को उधर भेजते हैं तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 7, माइनस में था तो ये हो जाएगा प्लस का 2y। x को फ्री करते हैं तो 7 + 2y/9, और इसे बना देते हैं समीकरण नंबर 3, ताकि हम बाद में यहाँ पे y का मान ला के रख सकें। तो अब इस x के मान को हम उठा करके समीकरण 1 में रख देते हैं। तो चलिए रखते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अब देखिए 3x के स्थान पे हम लिख सकते हैं 7 + 2y/9 - 5y इज इक्वल टू 4। अब देखिए ये हो जाएगा 7 × 21 + 3 दूनी 6y/9 - 5y इज इक्वल टू 4। पूरे का लासा लेंगे तो पूरे का लासा 9 आएगा। 9 से 9 में भाग देंगे, एक बार जाएगा तो ये भाई 21 + 6y सेम टू सेम उतर जाएगा। यहाँ पे इसका हर एक है, 1 से 9 में भाग दिया तो 9 बार गया, और 9 से जब 5 में गुणा करेंगे तो ये माइनस का 9 × 5 = 45y, और इधर है हमारे पास 4। अब देखिए ये 9 से 4 में गुणा हो जाएगा, ये हमारे पास 21 + 6 में से 45, यानी 6y एक प्लस में है एक माइनस में है, तो घट जाएंगे, घटेंगे तो 45 में से ये जाएगा हमारा 6, तो हमें मिलेगा माइनस का 39y/9। देखिए हमने एक गलती कर दी थी यहाँ पे, अगर हम चाहते तो 3 त्रिक का 9 से काट सकते थे, तब यहाँ पे 3 ही आता और ये हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान होता, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आएगा उतना ही। आप चाहें तो वहाँ से हल कर लीजिएगा, मैंने बस ध्यान नहीं दिया है। अब देखिए ये 9 से 4 में गुणा होगा तो ये 21 है, इस 21 को भी उधर भेजते हैं, ये -39y इज इक्वल टू 9 चौक 36, और ये इधर आए माइनस का 21। आसान बात है। अब देखिए 6 में से 1 जाएगा तो ये हो गया 5, और 3 में से 2 जाएगा तो ये हो गया 1, और ये है माइनस का 39y इज इक्वल टू, अब देखिए y बराबर माइनस रखते हैं यहाँ पे पहले से, ये है 15 और ये है 39, इस तरह से ये है माइनस का y इज इक्वल टू 15, और इस 39 को हम क्या लिख सकते हैं 13 गुणते 3, 13 तियाँ 39 होता है ना, 13 गुणते 3, बस इसको गुणा करके लिख दिया है। अब देखिए अगर आप काटते तो वो भी कट जाता, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 से काटने के लिए इसको और कर दिया। आप चाहें तो यहीं पे काट सकते हैं कि 3 × 5 = 15 और 13 तियाँ 39, डायरेक्ट कट जाएगा, लेकिन एक तरह से और आसान करने के लिए हमने यहाँ से काट दिया। तो ये 3 × 5 = 15 और y, अब माइनस को भी उधर भेजते हैं तो ये आएगा माइनस का 5/13, और इस y के मान को उठा करके समीकरण 3 में रख देते हैं। ध्यान से समझिएगा, नहीं तो यहाँ पे डाउट हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा इसको। ये x
ये है 7 और ये है प्लस, ये है 2 और देखिए y का मान कितना है 5/13, तो हम लिखेंगे माइनस, देखिए इसको थोड़ा सा और आसान करते हैं ताकि डाउट ना हो। देखिए यक्स लिखा, ये 7 था तो 7 के स्थान पे 7, ये प्लस में है और ये देखिए ये माइनस में है, तो माइनस और प्लस का गुणा, चूँकि ये 2y इंटू में है ना, तो प्लस और माइनस का गुणा तो हो जाएगा माइनस, ठीक है। चिन्हों का प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने इसको ऐसे किया। और फिर क्या है, ये है 2 और फिर इंटू करके क्या आएगा, y का मान 5/13 और पूरे का बटा है कितना 9। इस तरह से समझना आसान हो गया। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ पे ये है 7 माइनस 5 दूनी 10/13 और पूरे का बटा कितना है 9 है। पहले इस वाले को हल कर लेते हैं, ऊपर वाले को उठा के लाइए यहाँ पे। ये है 7 माइनस 10/13, ध्यान से समझिएगा। ये 13 से 7 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 91, ठीक है। और ये माइनस का 10 और ये हो जाएगा पूरे का बटा 13। तो हम इसको लिख सकते हैं यक्स इज इक्वल टू 91 माइनस 10/13 और फिर पूरे का बटा 9। आसान बात है। ये हो जाएगा यक्स इज इक्वल टू 91 में से 10 जाएगा तो ये हो जाएगा 81/13। ये जो 9 है ये अब यहाँ पे आ जाएगा 13 के पास गुणा में। क्यों भाई, देखिए ये है हमारे पास 81/13, इस 9 का मतलब है कि इस पूरे में भाग, तो भाग दिया 9 से। अब देखिए 81/13 गुणा जाएगा तो ये हो जाएगा 1/9। इस चीज़ को जानते हैं ना, ये बचपन में आप लोगों ने पढ़ा है, बहुत ज़्यादा बेसिक से उठा रहा हूँ मैं। भाग था, चेंज किया तो अब ये 1/9 हो जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं इंटू 9, क्योंकि 13 के साथ इसका गुणा ही तो है। और ये होता है 9 9 81, तो यक्स बराबर हमें मिल जाएगा 9/13। तो इस तरह से हमने यक्स और वाई का मान निकाल लिया और देख सकते हैं कि दोनों विधियों से वही मान आया है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों विधियाँ ही उपयुक्त हैं। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा, खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ये मैंने बहुत ज़्यादा बेसिक ढंग से समझाया है, आशा है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये चौथा प्रश्न, चलिए थोड़ा सा होमवर्क की भी बात कर लेते हैं। चौथा प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, x/2 + 2y/3 इज इक्वल टू -1 और x - y/3 इज इक्वल टू 3। ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा आसान बना देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहला समीकरण तो यही है, तो इसको आसान कैसे करेंगे भाई, लासा लेंगे तो लासा 6 आएगा। ये हो जाएगा 2×3 6, 3 बार जाएगा, 3 से x में गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 3 दूनी 6, 2 से 2 में गुणा होगा तो 2 दूनी 4y इज इक्वल टू -1। इस 6 से इधर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ये हमारा समीकरण पहला बन जाएगा, आसानी से आप देख सकते हैं। दूसरा जो दिया है, दूसरा दिया है x - y/3 इज इक्वल टू 3, पूरे का लासा लेंगे 3, 3 से x में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3, 3 से 3 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3 त्रिक का 9 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो इस तरह से पहला और दूसरा समीकरण आपको मिल गया। हल कीजिएगा, अगर आंसर आ जाए ना तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि हाँ सर हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अगले वीडियो लेक्चर में मैं इसे सॉल्व कर दूंगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे का अध्ययन अगले वीडियो लेक्चर में।